जिस तरह अभी इलियास मजीद शेख साहब ने कहा कि इस तरीके से मसाइल होते हैं, हर लोग अपने वहाँ पर माफियाज की शक्ल में बनकर बैठे हैं। अगर जायज़ काम भी है उसके लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके लिए भी आपको जो है बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। सर, जब से आपकी जिम्मेदारी आई है, आपने इसमें क्या ऐसी रिफॉर्म्स की हैं या आप समझते हैं अभी मज़ीद ज़रूरत है, गुंजाइश है रिफॉर्म्स की? मेरे ख्याल में इलियास भाई का बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने अभी शेयर किया है, और ये कोई एक बंदे की बात नहीं है, ये बहुत लोगों के मसाइल हैं। बट थोड़ा सा मैं लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी देना चाहूँगा कि चीज़ें थोड़ी सी एलडीए में बदली भी हैं। अब सारी चीज़ें वैसी नहीं है। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पहले एलडीए रजिस्टर करता था आर्किटेक्ट्स को, 3 से 4 आर्किटेक्ट थे, आपका कोई भी आर्किटेक्ट हो, एंड में जाके एक थप्पा उसका मारना ज़रूरी है। मेरे ऑफिस चल जाए, मेरे ऑफिस के साथ वाली गली में एक बंदा बैठा हुआ था, मुंशी बन के 300 रुपये देके थप्पा मारता था। ठीक है, हमने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, पकड़ा गया, एक दिन मेरे सामने नज़र आ गया मुझे। हमने उसको अपनी अथॉरिटी में बैठ के कवानीन ही बदल दिया। अब कानून ये है कि कोई भी आर्किटेक्ट, जो कि पाकिस्तान का हर आर्किटेक्ट होता है बाय द वे, वो PCAT-P से रजिस्टर्ड होता है, सर्टिफाइड होता है। ठीक है ना, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स। अगर वो उससे सर्टिफाइड है और रजिस्टर्ड है तो वो आके उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बेस पे डायरेक्टली हमारे पास अप्लाई कर सकता है। तो अब कोई वो मोनोपोली जो थी ना, वो 2 नंबर मोनोपोली के कोई रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स आएंगे, खत्म, अब नहीं है वो। ये बात आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ताकि सबको समझने में आ जाए। अच्छा। दूसरी बात, 1 विंडो एलडीए में एग्जिस्ट करता है, किसी को प्लीज किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब 1 विंडो में जाए, जी मैं ये अग्री करता हूँ, 1 विंडो में बहुत मसले आते हैं, मैं रेगुलर बेस पे वहाँ छापे भी मारता हूँ। अच्छा इमरान साहब, तो माजरत यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। सर, मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा मसला है, एनओसी का मसला है या किसी भी किस्म का लीगल मसला है, तो सर मुझे किस तरह उस तरीक़ाकार को फॉलो करना पड़ेगा? मुतल्लिका बंदे तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अलग अलग मसले सबके होते हैं, बट कोई भी मसला आपका हो, हर एप्लीकेशन, हर किस्म की एप्लीकेशन, हर किस्म की कंप्लेन आप 1 विंडो पे जाके एलडीए की जमा करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बीच में कोरोना की वजह से हमने कुछ सख्त इक़दाम किए थे, लोगों की भी बेहतरी के लिए, अपने लिए भी, सबके लिए भी, क्योंकि एलडीए में भी कोरोना के केसेस निकलने लग गए थे। हम लोगों ने सिर्फ ये इजाज़त दी थी कि केसेस की प्रोसेसिंग कम कर दी थी, और जो ऑनलाइन टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आता था उसको आने देते थे, दूसरे को नहीं। उससे मैं लोगों को बहुत तंगी हुई थी, अफसोस की बात है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, सख्त वक्त के लिए सख्त मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब वो ख़त्म हो गया, एलडीए का दफ्तर हमने खोल दिया, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आ रही हैं। वो जो 1 विंडो है उसका काम है फैसिलिटेट करना। नंबर 2, हमने एक अपनी ऐप भी लॉन्च कर दी है, इंसाफ वेब पोर्टल के नाम से बनाया था हमने, और इंसाफ ऐप। उस ऐप पे भी आपको सारी एलडीए की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, और उस ऐप के थ्रू आप जाके जमा भी करा सकते हैं एलडीए में अपना नक्शा डायरेक्ट, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 3, एलडीए में ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ज़रा वीक था, इंशाल्लाह हम लोग उस पर लगे हुए, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में पाकिस्तान में कहीं से बैठा हुआ कोई भी बंदा एलडीए को कोई चलान या कोई पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन भी कर सकेगा। तो हम हर हवाले से ये कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर दें। जहाँ पे इंसान बीच में आता है, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर भी कहता हूँ, करप्शन ना एक बीमारी है, एक सीरियस किस्म का डिजीज़ है, इसका इलाज लैब में नहीं, इसका इलाज मेंटल अस्पताल में। बट अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ लोगों को उसकी आदत भी हो गई है, और मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको झूठ क्या बोलूँ, मैंने ये करप्शन जैसी इस बीमारी को देखा हुआ है बहुत करीब से, कैसे कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको रोकते हैं पहिया लगवाने के लिए। तो इसलिए क्योंकि देखा हुआ है, तो उसके रास्ते भी पता है कि मैंने उनको बंद कैसे करना। हम हर एंगल से, मेरा पूरी अथॉरिटी, मेरा पूरा बोर्ड, मेरे बोर्ड पे बैठा हुआ हर मेंबर इस पे दिन रात ये कोशिश करता है, मेरी एलडीए की टीम, मेरे डीजी साहब भी बहुत कोऑपरेटिव है, सारे अच्छे लोग हैं, हम लगे हुए हैं कि हम ये रास्ते बंद कर दें। तो हम लोग अग्रेसिव वर्किंग पॉलिसी पे कर रहे हैं। हमारी पिछली हुकूमत की टोटल तरजीह और फोकस जो था उससे बड़ी बड़ी रोडें बनाने पे था, नीचे सीवरेज डले ना डले फर्क नहीं पड़ता था। हमारी टोटल तरजीह ये कि रोडें बाद में, पहले लोगों के लिए इतनी आसानी तो बनाए कि वो अपना काम आराम से कर सकें। लोग रिश्वत दे रहे हैं, हम रोडें बना रहे हैं, सेंस नहीं बनता। पहला काम ये, फिर वो काम जिसमें लोगों की ज़रूरत है वाकई, किस तरह की रोड बनानी है, किस तरह का सीवरेज पाइप डालना है, उस पर हमने साइड बाय द वे काम शुरू कर दिए, क्योंकि हमें 2 साल हो गए, हमने काफ़ी पॉलिसी बना दी है। बल्कि शायद मैं ये कह सकता हूँ फ़ख्र से कि पाकिस्तान की जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, कराची से लेके चाहे गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन सर ये इसके साथ साथ बहुत बड़ा इम्तिहान भी है खुद आपके लिए, क्योंकि सर सॉरी टू से, जिस तरह एलडीए बदनाम है, तो जितने बड़े पैमाने पर उसके अंदर गैर कानूनी भर्तियां हैं, सियासी भर्तियां हैं, तो सर वो इतना जल्दी तो नहीं है इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। सर सबसे पहले बताइएगा, ये जो प्राइवेट रिहायशी स्कीमें हैं, इनकी मंजूरी अब
इसके लिए क्या आपका लाहेअमल होता है, आसानी हुई है? बड़ा पेचीदा मामला होता है जिसके अंदर जो बायर है उसको भी मुश्किलात आती हैं, और जो परचेज़र है, ख़ासतौर पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और उनके इश्तिहार चलते हैं, और इश्तिहार ऐसे होते हैं कि जब बड़े क्रेडिबल नाम उनकी जो है ना एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, शाहिद आफरीदी जैसे बड़े मोतबर जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, वो लोग तो अपना पैगाम देकर चंद पैसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनको देखने के बाद जब इन्वेस्ट करता हूं, मेरा पैसा फंसता है, तो सर फिर मैं कहां पे जाऊं? मतलब ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है इसमें। मेरे ख्याल साहब बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट है आपका, बट इस बात से पहले मैं एक इलियास भाई ने पहले बात की थी आपकी ब्रेक से पहले, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। इन्हें बात की एक वर्ड डेवलपर माफिया, इलीगल सोसाइटी, ये 2 वर्ड इनने लिए खासतौर पर। माफिया क्या है और इलीगल सोसाइटी क्या है, इन दोनों को प्लीज़ ज़रा क्लियर करें। पहली बात, हर डेवलपर माफिया नहीं है, शुगर माफिया हर शुगर वाला माफिया नहीं है, ठीक है ना, बिल्डिंग वाला हर कॉन्ट्रैक्टर माफिया नहीं है, हर चीज़ में हर बंदा माफिया नहीं है। तो इनको हम हर जगह जब जोड़ देते हैं ना, तो हर बंदे को हम एक आईने से देखते हैं, और फिर आईना छोटा है, थोड़ा बड़ा आईना रखें हम। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही की हम तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे। गलत को हम नहीं छोड़ेंगे, जेल में भी डालना पड़ा डालेंगे, FIR काटनी पड़ी काटेंगे, उन पे एक्शन लेंगे। इन दोनों को अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो सही वाला है ना वो इस मुल्क को टैक्स देता है, मुल्क का सनती पहिया चलाता है, और सनत के चले बगैर दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उनको एक सांचे में उतार देंगे ना, तो वो अपनी इज्जत से काम नहीं कर सकेंगे, किसी की इज्जत में कमी नहीं आने देंगे हम, पहली बात। अब आपका अगला सवाल, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, क्योंकि वो एक इलीगल सोसाइटी और इन सबसे हमने एक नए बनाए हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के रूल्स। हाउसिंग सेक्रेटरी की, हाउसिंग मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे शुरू में हम आए, तो उन्होंने मशवरा किया, तो हमने उनको बताया जहाँ तक हमें उस वक्त समझती रूल्स बनाना गवर्नमेंट का काम है, आप कमेटी बनवा लें। उनने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर उन्होंने आबाद की तरफ से भी लोग डाले, उनने LDA के भी लोग डाले, उन लोगों ने सैकड़ों मीटिंगें कर करके वो लोग एक नतीजे पे, एक डॉक्यूमेंट पे पहुंचे। उनने वो डॉक्यूमेंट LDA को भेजा ऑफिशियली, LDA के बोर्ड ने उसमें से कुछ काटा, कुछ ऐड किया, और हमने फिर वापस आगे भेजा, कैबिनेट में गया। ऑलमोस्ट ये कोई 1.25 साल 1.5 साल का प्रोसेस चला है, वो आज अप्रूव हो गए। उनके फ़वाइद क्या हैं? उनके फ़वाइद ये हैं कि आमतौर पर एक सोसाइटी बनती थी, उस सोसाइटी में 4 किस्म के अप्रूवल होते थे। एक को कहते थे PPP, फिर होता था टेक्निकल सैंक्शन, फिर होता था फाइनल अप्रूवल, फिर होता था कंप्लीशन, ठीक है जी। टेक्निकल सैंक्शन के बाद तो लोग फिर भी सेल फरोख्त करते थे जिसकी इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन लोग PPP के बाद, PPP क्या होती थी? गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमने आपको इजाज़त दे दी है कि इस ज़मीन के टुकड़े पे आप सोसाइटी प्लान कर लो। हम आए, हमने कहा हम एक बात बताएं, ये PPP लेने के लिए लोग 3-3 साल लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ये कागज़ क्या कहता है कि ना बेच सकते हो, ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। हमारे पास मास्टर प्लान बना हुआ है, हमें ये कहने की क्या ज़रूरत है? हमारे मास्टर प्लान में अगर जगह फॉल होती है रेजिडेंशियल में, तो आप वहाँ प्लान कर सकते हो, नहीं है तो नहीं। हम आपको ये बात 1 मिनट में बता सकते हैं, 1 मिनट में, लिटरली आप मेरे ऑफिस आइएगा, मैं खड़े 1 मिनट में आपको ये बात का जवाब दे सकता हूँ। जब एक चीज़ का जवाब 1 मिनट में दे सकता हूँ, तो 3 साल इतने NOC लेने की क्या ज़रूरत है? तो हमने वो पूरा अप्रूवल का प्रोसेस ही उठा के बाहर फेंक दी, ख़त्म कर दी कहानी। अब हमने कहा है अगर आप हमारे पास अप्लाई करने आए, हमसे पहले पूछ लें कि ये जगह फॉल किस में करती है, हम आपको बता देंगे। जब आप अपनी मलकियत सबमिट करेंगे तभी हम आपको इजाज़त देंगे, और पहली एक ही इजाज़त देंगे जिसके बाद आप बेच सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि पहले 3-3 किस्म की इजाज़तें मिलती थी, जिसमें बेचने की भी इजाज़त नहीं होती थी, कंस्ट्रक्शन की भी नहीं, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। आज हमने कहा है कि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप आएँ, अपना काम शुरू करें, लेकिन पहले इजाज़त लेके, और इजाज़त का प्रोसीजर हमने इतना आसान कर दी है कि आप हम इंशाल्लाह आपको 2 से 3 महीने में आपकी इजाज़त अच्छा दे इमरान देंगे। साहब, ये भी बड़ी शिकायतें आती रही हैं, ये जो अंदरून में घर हैं, गड़ी शाहो है, या अंदरून हमारा लाहौर है, वहाँ पे कुछ ऐसे घर होते हैं, बड़े बड़े पुराने घर हैं, जब वहाँ पे कुछ रेनोवेशन करवानी होती है या ट्रिपल स्टोरी करना होता है, तो वहाँ पर LDA के लोग आ जाते हैं, तो वो लोगों को तंग करते हैं। इसमें ज़रा क्लियर कीजिएगा, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, जो घर के मकीन हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, और LDA के लोगों का वहाँ पर जाना, इस तरह उनको कहना बार बार, पुराने घर बने हुए हैं, तो ये अंडर किसके आता है, किसके तहत ये काम करते हैं? अच्छा सफ़ा साहब, ये बहुत अहम सवाल है और मेरा जवाब भी बहुत अहम है, अगर सब इसको समझ जाएं तो। LDA की पूरे लाहौर के डिवीज़न में मास्टर प्लान पे कंट्रोल है, मतलब उसके लैंड यूज़ पे कंट्रोल है, ये पहली बात है। तो कहीं पे भी अगर किसी को घर बनाना है तो उसको ये देखना है कि यहाँ पे घर बन सकता है कि नहीं, यहाँ पे किसी को कमर्शियल बनाना है, कमर्शियल हो सकता है कि नहीं, फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री लग सकती है कि नहीं, ये LDA के प्लान से पता चलेगा। ये होगी पहली बात। अब लाहौर शहर में जहाँ तक बिल्डिंग कंट्रोल की बात है, वो डिवाइडेड है 4 सेगमेंट्स में। DHA अपने घरों की इजाज़त खुद देता है क्योंकि वो अलग अथॉरिटी है, ठीक है जी।
MCL जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है अपने इलाकों में वो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त खुद देती है, और जो आपका कैंटोनमेंट है वो अपनी देता है। अच्छा, अपने अपने इलाकों, अपने अपने इलाके। LDA के कुछ इलाके वो स्कीमें हैं जो LDA ने खुद बनाई थी, जिसमें जौहर टाउन, गुलबर्ग, आपकी गुलशन रावी, ये इलाके आते हैं, ठीक है जी। या फिर कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो LDA ने अप्रूव की है, इनके घरों की इजाज़त LDA देता है। तो जब आपने बात की जैसे इलाकों की अंदरूनी शहर के बहुत से, वो इलाके एक्चुअली MCL के पास है, तो वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन में कोई आएगा तो वो MCL वाला, ठीक है, वो MCL के पास जाएगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था और अक्सर लोग ये सवाल करते थे जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो जब उनको बताया कि इमरान साहब आ रहे हैं, LDA के जिम्मेदार हैं, तो ये लोगों के जहन में बहुत बड़े शुकूक शुबहात थे जो आपने सवाल से, ये MCL के अंडर आता है।